नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी सेवन में स्वागत है। आज तारीख है 14 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आज का और काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, रोज़ ही रहते हैं इम्पोर्टेंट। कभी कोई ऐसा तो नहीं होता कि इरेलेवेंट टॉपिक कुछ पढ़ाता हूँ या बिना बात के मोटिवेशन दिया हो। पढ़िएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पहली बार पता चलेगा और पीटी के रिगार्डिंग बहुत सारे हैं, तो उसको ज़रा ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट डबल शिफ्ट में काम कर रही, केंद्र सरकार को परेशान कर रही बार बार। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला है कि सीजेआई जो है उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन को लेकर जो पैनल बनाया जा रहा है, जिसमें कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी होते हैं, नेता विपक्ष और एक और कोई कैबिनेट के सदस्य होते हैं। यानी कि अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो क्या है, इसमें सरकार का बहुमत है। सरकार जिसको चाहे उसको बिठा दे और जिसको चाहे उसको हटा दे। ऐसा हटा दे वाला है क्या? नहीं है। हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? महाभियोग। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए होती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है बाकी सभी के लिए। ठीक है, तो सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक्ट बनाया था कि भाई इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्ति हम इस प्रकार से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले एक सुझाव दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के पैनल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी शामिल करना चाहिए, जिससे निष्पक्षता के साथ नियुक्ति हो सके। अब भारत सरकार ने उस आदेश को पलट दिया। अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो एक्ट पारित किया है उसको हम फिर से सुनेंगे। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। टॉपिक को जोड़ना सीखिए पॉलिटी के चीज़ों से, आपको आसान लगेगा। करंट को जोड़ जोड़ कर पढ़िएगा। न्यायिक समीक्षा अब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो पहला तो यही, अब करे समीक्षा। जब समीक्षा होगा तब उसको भी पढ़ लेंगे। समीक्षा की समीक्षा हम लोग करेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि एसबीआई जिसने बोला था कि हम 2 जून को देंगे लिस्ट, क्यों बोला था नहीं पता। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला तो तुरंत जाके इलेक्शन कमीशन के पास में वो लिस्ट दे आया, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। अब इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 15 मार्च यानी कि कल 15 मार्च को हम इलेक्टोरल बॉन्ड को पब्लिक कर देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के दाता, जिन जिन लोगों ने ख़रीदा है और किन्होंने कितने पैसे का ख़रीदा है, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, ये कल जारी हो जाएगा। तो कल इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को जारी करेगी। मेरे मुझसे लिखा लीजिए, कल कोई और भी बड़ा न्यूज़ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा। एक और बड़ा न्यूज़ इसलिए आएगा ताकि इस न्यूज़ को थोड़ा सा कम किया जाए, हेडलाइन से हटा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, दुनिया भर में हर जगह पर होती है। देखिए ये 2 न्यूज़ आपको बता दिया है मैंने। चलते हैं आज कहाँ पर, तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल आज का देखिए क्या है आपके लिए और बेहद इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे, कई सारे ऐसे एनालिसिस आएंगे, स्टैटिक इकोनॉमिक्स के टॉपिक आएंगे जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक एडिटोरियल को कवर कीजिएगा। ओके, और एक मुख्य सूचना कि भाई अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए शुरू से शुरू करना हो तो अपने पास 2 पेड ग्रुप है। एक है नया शुरू किया, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। GS1 का पिछले सप्ताह से ही शुरू किया, हिस्ट्री के कुछ ही टॉपिक अभी कंप्लीट किए हैं। तो उसमें अगर आप ऐड होंगे तो GS1 GS2 पूरा होगा आपका। साथ में एक NCERT का भी ग्रुप है जिसमें अभी 10th का NCERT हम लोगों ने शुरू कर लिया है। 9th का कल ख़त्म हो गया, आज से 10th का शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि GS1 से फिर से शुरू किया। अगर आपको ऐड होना तो ऐड हो जाइए, 3 महीने या 6 महीने का लेकर ऐड होइएगा, ताकि आपके ऊपर एक बर्डन हो कि इतना पैसा दिया है तो कम से कम लिखें आप। ठीक है, ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको लिखना नहीं आता इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ। मेरा भी लाभ है भाई, पैसे मिलते हैं मुझे, मेरा भी लाभ है, झूठ क्यों बोलना चाहिए भाई। लेकिन आपका ज़्यादा लाभ होगा, जुड़िएगा फिर देखिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से किसी ने भी आज तक शिकायत नहीं की है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं, एडिटोरियल पर चलते हैं आज का। जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, देखिए आज का एडिटोरियल क्या। कुछ दिन पहले उपभोग का एक डेटा आया था जिसको HCES कहा जाता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, इसका डेटा आया था। उसी पर आधारित इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और उस आर्टिकल में काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है। उस मुद्दे को हम लोग देखेंगे। HCES का डेटा क्या है इसको भी देखेंगे। इसको हम कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने बोला है कि HCES के डेटा का आधार पर भारत में 5% गरीबी है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सवाल जब तक नहीं दिखेगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है।
आलोचनात्मक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब कोई स्टेटमेंट दिया गया है ना आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए, क्रिटिकली एनालिसिस के लिए या क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए, उसका तात्पर्य होता है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो उसके पक्ष और विपक्ष में आपको स्टेटमेंट के आंसर लिखने होते हैं। और इसी तरह से कई बार क्या होता है कि आपको सीधा सीधा किसी इंसिडेंट का आलोचनात्मक मूल्यांकन कह दिया जाता है, तो उसमें नकारात्मक पक्ष जो होता है मुख्य बॉडी में होता है, मेन बॉडी में होता है। एंड करने से पहले आप उपलब्धियों के साथ में एंड करते हैं। सामान्य फॉर्मेट तो यही है, ठीक है, कि क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करें। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा, HECS के डेटा के आधार पर गरीबी भारत में 5% है, नीति आयोग ने बोला है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन की। तो आप क्या बोलेंगे कि नीति आयोग ने जो बोला है HECS डेटा का आधार पर, वो कहीं न कहीं गरीबी के सही आकलन को नहीं दिखाता है, क्योंकि उसी नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया जाता है उसका बृहद आयाम है, उसका आयाम जो है वो काफ़ी बड़ा है, डायमेंशन काफ़ी सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और HECS में केवल कंजम्पशन देखते हैं, जबकि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उनका लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर भी देखते हैं, किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से नहीं। इसलिए दोनों का कंपेयर करके आप उस आंसर को लिख सकते हैं। पक्ष में भी लिखना पड़ेगा, विपक्ष में भी लिखना पड़ेगा, ओके। और 5% गरीबी का आंकड़ा नीति आयोग ने अपने ऑफिशियल बयान में नहीं बोला है, उनके एक मेंबर हैं उन्होंने बोला था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि NSSO द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा आयोजित घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-2023 के सारांश निष्कर्ष जारी किए गए। अब इस निष्कर्ष के आधार पर गरीबी के मामलों में चिन्हित किए गए रुझानों संबंधी 3 मुद्दों के विश्लेषण की मांग करता है। NSSO द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स द्वारा प्रस्तुत निजी उपयोग व्यय के आंकड़ों के बीच अंतर, उपभोग पैटर्न में बदलाव और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं मौद्रिक नीति के लिए इसके निहितार्थ हैं इस डेटा के। और इससे हमें कहीं न कहीं ये पता चलता है कि भारतीय लोगों का उपभोग का स्तर जो है वो कितना बढ़ा है, कितना घटा है। उपभोग का स्तर तभी बढ़ सकता है, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग ने 5% गरीबी का जो आंकड़ा बोला, अब नीति आयोग के मेंबर कोई मूर्ख तो है नहीं कि मुंह उठाकर बोल देंगे कुछ भी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो होगा एनालिसिस। उपभोग आपका तभी बढ़ सकता है भारत में जब कहीं ना कहीं आय बढ़ती है। बिना आय के उपभोग बढ़ना मतलब कर्ज जाल में फंसना होता है। आपने कभी देखा है कि आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया होता है? तो भारतीय लोग बड़ा सोच समझ कर चलते हैं, यानी कि उपभोग का स्तर अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आय के पैटर्न में भी बदलाव देखा गया होगा, यानी कि हम गरीबी का आकलन गलत करते हैं क्या? तो ये सारे कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखिए ध्यानपूर्वक HCES की मुख्य बातें क्या क्या हैं, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा स्थिरता के साथ में पढ़िए, डिटेल में टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ लेने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक अक्षर हासिल नहीं होगा। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं हासिल हो रहा आपको। सीधी सी बात मेरी यही होती है किसी भी टॉपिक को लेकर, अगर आप उस पर कलम नहीं चला पा रहे तो आपने कुछ नहीं पढ़ा उस टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें अगर आप कलम नहीं चला पाएंगे तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। देखिए अब इसमें परिचय में क्या बोला गया है, एक एक सवाल को देखते चलेंगे। HECS आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उल्लेखनीय कि CSO और NSSO को विलय के साथ 2019 में NSO का गठन किया गया था, आपको पता है। और ये सवाल पूछा गया है 66वीं BPSC में, बिल्कुल पूछा गया भाई, ई ऑप्शन वाले में पूछा गया था। इन परिवारों द्वारा वस्तु और सेवाओं को भोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। HCES में संग्रहित डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद के गरीबी दर, CPI जैसे विभिन्न माइक्रो इकोनॉमिक संकेत को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। HECS का जो डेटा है उन सभी जगहों पर उपयोग किया जाएगा, लेकिन इस डेटा को कई बार ना बहुत बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं वो प्रामाणिक नहीं मानते हैं, कई बार इसको सिरे से खारिज कर देते हैं। नीति आयोग ने कहा कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण संकेत मिलता है कि देश में गरीबी घटकर 5% रह गई है। नीति आयोग ने बोला 2017-18 में आयोजित पिछले HECS के निष्कर्ष द्वारा सरकार द्वारा डेटा गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया था। 2017-18 में जो डेटा इकट्ठा किया गया था HCES का, उसको जारी ही नहीं किया गया। क्यों नहीं जारी किया गया? क्योंकि डेटा के गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे और इसीलिए जारी नहीं किया गया। तो इस बार जारी किया गया है। सूचना सृजन या वस्तुओं, खाद्य गैर खाद्य वस्तुओं सहित सेवाओं दोनों पर सामान्य व्यय की सूचना प्रदान करता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेवा का मतलब क्या होता है? जैसे पर्यटन एक सेवा है, सर्विस है, होटल इंडस्ट्री एक सर्विस है। उसके अलावा गैर खाद्य, बिना खाने वाली वस्तु, उस पर भी खर्चा किया है, उसको भी काउंट करता है। खाने वाली वस्तुओं पर अगर आपने पैसा खर्चा किया है उसको भी काउंट करता है, और उसके साथ साथ सेवाओं को भी काउंट करता है। इसके अतिरिक्त यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, मंथली पर कैपिटा
कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के अनुमानों की गणना करने, विभिन्न MPCS श्रेणियों, परिवारों और व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में भी सहायता करता है। कौन सा डेटा? तो ये जो डेटा जारी किया जाता है यही। नरवेंद्र सर्वेक्षण की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जैसे विभिन्न समाजकारी कल्याण कार्यक्रम माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों को शामिल किए बिना किया गया है। ये जो नया आंकड़ा आया है ना, इसमें उपभोग में हमने जो फ्री में उनको काफ़ी कुछ मिलता है सरकार के द्वारा, इसको हमने काउंट नहीं किया है। उसको काउंट करते तब तो और भी अलग डेटा आता हमारे पास। हमने मुफ्त में मिलने वाली सरकारी योजनाओं से सहायता जो मिलते हैं लोगों को, उनको हटा करके जो भोग होता है ना, उसको केवल काउंट किया है। गहराई से समझिएगा, ये सारे टॉपिक आपको काफ़ी मदद करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये पैटर्न में क्या दिख रहा है? क्या ये पैटर्न याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई समय के साथ जो है वो भारत में उपभोग का स्तर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है ग्रामीण एरिया में, और सभी जगहों पर, रूरल एरिया, शहरी एरिया, सभी जगहों पर बढ़ गया है। 2022-2023 का तो आंकड़ा देख ही रहे हैं आप, है ना। MPCS में वृद्धि, इसमें उजागर होता है कि 2011-12 के बाद से शहरी परिवारों में MPCS यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, इतना बस ध्यान में रखिएगा, खर्चा जो है, व्यय जो है, उपभोग जो है, 33.5% की वृद्धि हुई है शहरी परिवारों में। अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया होता है हर राज्य, जैसे कोई आप जहाँ पर पटना रह रहे होंगे तो पटना अर्बन एरिया में आता है, पटना ग्रामीण अलग होगा एक ज़िले में। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? अर्बन एरिया के डेटा बता रहा हूँ, जो 3,510 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि ग्रामीण भारत का MPC 40.42%। इसीलिए बोला गया कि ग्रामीण भारत में उपभोग का स्तर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है शहरी की तुलना में। 2008 रुपये हो गया, लेकिन फिर भी शहरी स्तर से अभी भी कम है। ग्रोथ तेज है लेकिन उपभोग का स्तर अभी भी कम है, खर्चा अभी भी कम है। 2022-2023 में ग्रामीण घरेलू व्यय का 46% और शहरी घरेलू व्यय का 39% खाद्य पदार्थों पर हुआ है। शहर के लोग अगर 100 रुपया खर्चा करते हैं तो उसमें से 39 रुपया खाने पीने पर खर्चा करते हैं, जबकि गांव के लोग अगर 100 रुपया खर्चा करते हैं तो उसमें से 46 रुपया खाने पीने की चीज़ों पर खर्चा करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, ये कुछ डेटा ध्यान में रहेगा। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर MPC का वितरण, MPC द्वारा रैंक किए गए भारत के ग्रामीण आबादी के निचले 5% का औसत MPC 1373 रुपये है। ग्रामीण भारत में जो सबसे नीचे के 5% गरीब लोग हैं वो भी 1373 रुपये के करीब में उपभोग व्यय करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2001 रुपये है करीब में। MPC द्वारा रैंक किए गए भारत के ग्रामीण और शहरी आबादी के शेष 5% का औसत क्रमशः 10,501 और 20,824 रुपये के आसपास रखा गया है ग्रामीण और शहरी में। ग्रामीण में 10,501 और शहरी में 20,824 के आसपास में रखा गया है। औसत अगर एवरेज निकालेंगे हम लोग तो रखा गया है। शीर्ष 5% है, शहर में शीर्ष 5% और ग्रामीण शीर्ष 5%। राज्यवार MPC भिन्नताएं, अब राज्यों का आधार पर भी एक्सपेंडिचर उपभोग जो है वो अलग अलग है। क्या ये पूछा जा सकता है? निसंदेह पूछा जा सकता है आपसे। सिक्किम में ग्रामीण में 7,731 रुपया, शहरों में 12,105 रुपया, दोनों में अधिकतम MPC है। सिक्किम में ग्रामीण और शहरी भागों में औसत जो एवरेज उपभोग का स्तर है वो सबसे ज़्यादा है रुपए के मामले में, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिए 2,466 रुपये है, शहरी परिवारों के लिए 4,483 रुपये के साथ सबसे न्यूनतम है कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है सबसे न्यूनतम MPC है MPCE, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। ओके। औसत MPC मामले में ग्रामीण शहरी अंतराल है, मेघालय में 83% सबसे अधिक है, इसके बाद 36% 82% सबसे अधिक है। क्या है? उपभोग का स्तर ग्रामीण और शहरी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है ना, वो है एक है मेघालय और एक है छत्तीसगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोग का क्या स्तर है भाई? तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है जो 7,467 रुपये ग्रामीण है, और शहरों में 12,575 रुपये, जबकि लद्दाख में 4,000 रुपये है, लक्षद्वीप में भी कुछ रुपये है। इतना डेटा आपको याद में नहीं रखना है, बस शहर में कौन से टॉप पर है, कौन से सबसे कम है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण और शहरी उपभोग में अंतर कहाँ पर है और सबसे कम अंतर कहाँ पर है, इन चीज़ों को बस ध्यान में रखना है। खाद्य पर व्यय के रुझान क्या है? 1999 से 2000 के सर्वेक्षण के बाद से खाद्य पर व्यय का हिस्सा धीरे धीरे कम होता गया है। 1999 और 2000 की ईस्वी में लोग जब कमाते थे तो खाने के लिए ही कमाते थे। इसका कहने का साधारण सा मतलब यही है
इसका ये मतलब है कि जितना लोग कमाते थे ना उसमें बस वो पेट भरकर अच्छा खाना खा सकते थे, इसीलिए उनका खाने पर उपभोग व्यय ज़्यादा था। आजकल के समाज में खाने के अलावा और भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। शहरी जीवन में प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं, इसीलिए शहरी जीवन में खाद्य के अलावा और भी चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा दिखता है आपको। ग्रामीण जीवन में अभी भी खाने पर ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, ये बताया गया इस आंकड़े में। कितना अद्भुत आंकड़ा मिला है ना। खाद्य व्यय में गिरावट को आय में वृद्धि के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि चिकित्सा, कपड़े, शिक्षा, परिवहन, टिकाऊ वस्तुएं, ईंधन, मनोरंजन जैसे अन्य व्यय के लिए अधिक धन का होना। इसको ये भी बोलते हैं कि बाजारवाद के दौर का बढ़ना, क्योंकि ये सारी वो वस्तुएं हैं जो बाजारवाद के दौर में शामिल होती हैं। पहले के लोग इतने खर्चे नहीं करते थे, अब के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल कहीं न कहीं चेंज हुआ है इन मामलों को लेकर। हालिया सर्वेक्षण परिणाम से पता चलता है ग्रामीण और शहरी दोनों घरों में कुल खाद्य उपभोग व्यय में अनाज और दालों की हिस्सेदारी कम हो रही है। बताइए, अनाज और दाल लोग नहीं खा रहे हैं तो खा क्या रहे हैं भाई? गैर खाद्य वस्तुओं परिवहन पर व्यय की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, यानी कि भारत में परिवहन आज भी जो हाउस होल्ड्स हैं, जो शहरी और ग्रामीण परिवार होते हैं, उनके लिए आज भी एक खर्चीला माध्यम है परिवहन। चाहे वो खुद का हो, चाहे वो सरकारी परिवहन यूज करते हों या प्राइवेट उबर ओला कुछ भी, परिवहन पर व्यय सबसे बड़ा दूसरा व्यय है। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अब सरकार मान लीजिए कोई क्या करेगी, बोलेगी परिवहन हम फ्री करने जा रहे हैं। ये डेटा से खेल क्या होता है? यही तो खेल होता है। या परिवहन को सुटेबल बना दीजिए लोगों के लिए थोड़ा सा। दिल्ली में सरकार ने किया भी है, महिलाओं के लिए बस को फ्री करके किया है ना। 22-2023 तक खाद्य वस्तुओं में ईंधन और प्रकाश पर सर्वाधिक उपभोग किया जा रहा था। ओके, पिछले सर्वेक्षण की तुलना में पद्धति क्या है इसमें? HCES 2022-2023 उपभोग व्यय के पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कुछ बदलाव किए गए हैं। शामिल वस्तुओं का दायरा, आइटम कवरेज को बढ़ाया गया है, प्रश्नावली में परिवर्तन किया गया है। डेटा संग्रह के लिए एकाधिक दौरे और पेन पेपर साक्षात्कार की तुलना में CAPI कंप्यूटेड असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू का उपयोग किया गया। ये बताया गया है कि जो सर्वेक्षण का तरीका अपनाया गया ना पिछले सर्वेक्षण की तुलना में, जिस सर्वेक्षण में डाउट किया गया था और डेटा को जारी ही नहीं किया गया था, इसलिए इस सर्वेक्षण में कुछ चेंज करके हमने क्या किया है, डेटा को संग्रहित किया है। ओके, अब आएगा इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग। क्या है भाग? क्यों नीति आयोग ने बोला 5% है गरीबी, या क्यों SBI ने भी बोला कि भारत में गरीबी कम हो गई है HECS के डेटा के आधार पर? तो कोई तो कारण रहा होगा ना। हवाई बातें तो नहीं करते हैं ना। हवाई बातें आप लोग हम लोग करते हैं। ये लोग जब कुछ बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। क्यों बोला इन्होंने, तब उस चीज़ को ज़रा सा समझते हैं। 2 गरीबी के समितियों के रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा बोला गया। समझिएगा इस चीज़ को। जब कोई एक डेटा आता है कहीं से भारत सरकार के पास में, तो उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है। 140 करोड़ लोगों का देश चलाना इतना आसान है क्या? तो अलग अलग डेटा हमें चाहिए होता है। विश्लेषण के आधार पर अलग अलग योजनाएं बनाए जाते हैं, अलग अलग सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण करके अलग अलग तथ्य आते हैं सामने। अब देखिए तथ्य क्या आया है। NSO और NAS द्वारा प्रदान किए गए उपभोक्ता पैटर्न परिवर्तन के पश्चात, उपभोक्ता पैटर्न परिवर्तन के पश्चात, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया है? पहला मुद्दा, उपभोग व्यय पर नई सूचना का उपयोग कर गरीब बदलाव का परीक्षण करना है। हमने उपभोग के आधार पर गरीबी में बदलाव का चिन्हित करना है, क्योंकि कुछ समितियां थी जिन्होंने गरीबी के बारे में कुछ रिकमेंड किया था कि ये गरीब होते हैं, ये गरीब नहीं होते हैं। अब HECS का जो नया डेटा आया है उससे हम उसको कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कितने लोग गरीब हैं, कितने नहीं हैं। विशेषकर समूह तेंदुलकर पद्धति के आधार पर 11-12 सुरेश तेंदुलकर समिति, याद कीजिए। गरीबी रेखा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 816 रुपये और 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई थी। कब किया गया था? 11-12 में किया गया था। SBI की एक रिपोर्ट में गरीबी रेखा को अद्यतन कर वर्ष 2022-23 में गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया गया है। नई अद्यतन गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1622 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1929 रुपये रखी गई है। गरीबी के लिए रेखा रखा, BPL के लिए रेखा रखा गया, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए रेखा रखा गया है। ओके, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी वर्ष 11-12 में 25.7% से घटकर 22-23 में 7.2% हो गया है। किसके हिसाब से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से। इसको तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हल्कारा भाई, बहुत सुना है, बैठा बैठा के इसको डांटा है। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 22-23 में जो गरीबी का स्तर हो गया है भारत में, वो 11-12 के 25.7% की तुलना में घटकर 7.2% हो गया है। जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% से घटकर 4.6% हो गई है भाई।
ग्रामीण और शहरी आबादी के हिस्सेदार को उपयोग करते हुए तेंदुलकर समिति पद्धति के आधार पर देखें तो कुल गरीबी का अनुपात 6.3% के आसपास बैठ रही है। कितना? यानी कि भारत की 140 करोड़ आबादी में से ये डेटा विश्लेषण के आधार पर ये भाई साहब बोल रहे हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से, जो सुरेश तेंदुलकर समिति ने रिकमेंडेशन किया था, मात्र 6.5% लोग गरीब हैं। जबकि ये क्या ऐसा सच है? चलिए देखते हैं। एक रंगराजन समिति के आधार पर 972 और एक 1407 रुपये रखा गया था। अब उनके आधार पर कहा जा रहा है रंगराजन पद्धति से गणना करें 2022-2023 के लिए समग्र गरीबी अनुपात 10.8% हो गया है, जबकि इस पद्धति के तहत गरीबी अनुपात अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों पद्धतियों के तहत दोनों अवधियों के बीच प्रतिशत अंकों में गिरावट का क्रम समान है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस पद्धति के तहत देखें तो अधिक गिरावट आई है। अब इसी के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या है कि भारत में गरीबी भी कम हो गई है। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान में रखिएगा। आपको गरीबी और अमीरी पर जजमेंटल नहीं होना है। जो आपके समक्ष फैक्ट और डेटा आया है उसको एज इट इज़ ध्यान में रखिए। कुछ फैक्ट डेटा को ध्यान में रखिए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप रेफरेंस देकर इन चीज़ों का लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो आंसर हवा में लिखा जाता है उसका महत्व कम होता है, जिसमें कहानियाँ किस्से लिखे होते हैं, जिसमें डेटा फैक्ट एनालिसिस उसके आधार पर विश्लेषण किए जाते हैं ना, उस आंसर को प्रमाणिक माना जाता है, उसमें अंक ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग में हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता है यार। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला पढ़ ले। कंप्यूटर पर आपके कॉपी खोलकर चेक किए जाते हैं आयोग के द्वारा, तो इसलिए बीपीएससी के द्वारा, तो इसलिए उसमें हैंड राइटिंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, आसानी से पढ़े जा सकते हैं जूम करके। मायने क्या रखता है कि आपने उसमें लिखा क्या है। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग है लेकिन कचरा लिखा हुआ है, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। और अगर अच्छी हैंड राइटिंग है उसके साथ साथ में डेटा फैक्ट एनालिसिस इस प्रकार से आपने आंसर लिखा हुआ है अलग अलग समितियों को रिकमेंड करके, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ है कि भाई केरला लुकिंग एट ऑप्शंस टू चैलेंज सीए रूल। केरल गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है कि सीए जो लाया गया है, जिसको अब लागू कर दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको चैलेंज किया जाए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के एकमात्र काम किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, लेकिन जब सीए 2019 में लाया गया था ना, तो केरल गवर्नमेंट जो है वो पहली गवर्नमेंट थी जिसने सीए के खिलाफ अपने सदन में प्रस्ताव पारित किया था। नहीं करना चाहिए था लेकिन किया था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इस पर काम करने का अधिकार किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मैं सीए का पक्षधर या सीए का विरोधी नहीं हूँ, मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने इस तरह के न्यूज़ डिस्कशन शुरू किए हैं, यकीन मानिए आप, मैंने न्यूज़ और पत्रकारों को देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है उनके कारण मेरे अंदर बायसनेस आ जाए, मैं किसी पक्ष में ज़्यादा झुक जाऊँ। मेरा काम होता है आपके सामने सब कुछ रख देना, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाना, जजमेंटल बनाने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, सीए के खिलाफ चैलेंज करने के लिए सोच रहा है, तो चैलेंज कहाँ पर किया जाता है, तो मूल क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि ये काम केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करेगा, जिसमें पहला क्या है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों संबंधित अगर कोई केस आया है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कोई केस आया है, तो आर्टिकल 131 के तहत में, यहाँ पर देखिए बंधुओं लिखा हुआ है, आर्टिकल 131 के तहत में किसका ये मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है कि वो क्या करेगी, राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद हो गया तो उसको सुनेगी। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर झगड़ रहे हैं, किसी मुद्दे पर विवाद है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष लाया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी अगर कोई विवाद है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही उसको लाया जा सकता है। ये भी किसका है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मूल क्षेत्राधिकार में शामिल होता है। आर्टिकल लक्ष्मीकांत की बुक खोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर खोलिएगा, मूल क्षेत्राधिकार को पढ़ लीजिएगा, बात खत्म हो गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इन सब टॉपिकों में। देखिए बेकार का टॉपिक है ये सब। केंद्र राज्य संबंध समझ में आ गया, मतलब कहाँ पर है, तो आर्टिकल 131 से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है कि केंद्र राज्य संबंधों को सुने। अब केरल गवर्नमेंट जो भी ऑप्शन अपनाए, हमें क्या उससे, केंद्र सरकार केरल गवर्नमेंट का विवाद है ये, हम लोग उसको बस पढ़ के अपने एग्जाम में लिख लेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि एनालिसिस से छोटा सा द हिंदू में ये आता है डेटा करके, जिसमें ये बताया गया है कि जहां हम
2009 से 2013 के बीच में रूस से अपने आर्म्स का 76% इंपोर्ट करते थे। यानी कि भारत के पास अगर 100 हथियार थे, 100 हथियार हमने खरीदे 2009 से 2013 के बीच 5 वर्षों में, तो उसमें से 76% हथियार हमने कहाँ से खरीदे थे? रूस से खरीदे थे। लेकिन अभी दरअसल हुआ क्या है, 2019 से 2023 के बीच में ये जो 5 सालों का कल सिपरी का रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया, उसमें हुआ है कि मात्र 36% हथियार हमने रूस से खरीदे हैं। तो बाकी हथियार हमने कहाँ से खरीदे? बाकी हथियार हमने या तो खुद से बनाए हैं या तो हमने दुनिया में और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है और वहाँ से खरीद कर लाए हैं हमने। ओके, देखिए इसमें क्या बोला गया कि एक जो देश है उसका शेयर 2009 से, मैं बताता हूँ, 2009 से 2013 के बीच में फ्रांस से मात्र हमने 0.9% हथियार खरीदे थे। एक भी नहीं, 0.9%, 1% भी नहीं लगभग में। अब वही चीज़ कहाँ पता चला गया? आप ध्यान से सुनिएगा, 2019 से 2023 के बीच में हमने फ्रांस से 33% हथियार खरीदे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर कौन सा है? ये पूछा जा सकता है आपसे कि पिछले वर्षों में सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 वर्षों में या पिछले कुछ वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने में रूस के बाद किस देश का स्थान रखा हुआ है? तो वो है फ्रांस का स्थान है अपने देश में। सबसे ज़्यादा हथियार हम वहाँ से खरीद रहे हैं। इसमें ये बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स से हम 8% हथियार खरीदते थे 2009 से 2013 के टाइम पीरियड में। अभी ये बढ़कर कितना हो गया है? तो 13% हो गया। इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि भारत के रूस के साथ जो हथियारों का इम्पोर्ट है वो कम क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट इनके देशों के साथ में हमने आर्म के इंपोर्ट को बढ़ाया है। और ये क्या दिखाता है हमारे लिए? ये चीज़ सही भी है कि एक देश पर हम हथियारों को लेकर निर्भरता ना रखें अपनी। सभी देशों के साथ हमारे संबंध होने चाहिए। और सबसे बड़ी खामी तो ये है कि हमारी निर्भरता क्यों है? हम खुद से क्यों नहीं बना रहे हैं भाई। पिछले साल 2022 ईस्वी में भारत सरकार ने करीब में 36 नए डिफेंस कंपनियों का गठन किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो अलग अलग आर्म्स और एम्यूनेशन का उत्पादन करते हैं और बढ़ावा भी दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। धीरे धीरे हम आर्म्स इंपोर्टर से आर्म्स एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। एक्सपोर्टर का तात्पर्य हम आर्म्स बेचेंगे। ओके, एक एनालिसिस और है इसमें, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 2014 से 2018 के दौरान सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था और इंडिया दूसरे स्थान पर था 9.1% के साथ में। लेकिन 2019 से 2023 के टाइम पीरियड में भारत जो है वो पहले स्थान पर आ गया 9.8% के साथ और सऊदी अरेबिया दूसरे स्थान पर है। उसके बाद कतर का स्थान आता है। तो इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा, इतना बस, क्योंकि इसमें से आपके कोई बड़े सवाल नहीं बनते। बस आपको एक पता होना चाहिए कि 2009 से 2013 के बीच में हम सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदते थे और 2019 से 2023 के बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीद रहे हैं। फ्रांस जो सबसे कम 0.9% था पिछले 5 वर्षों में, वो इस 5 वर्ष के दौरान 2019 से 2023 के दौरान 33% पे आ गया है। सबसे बड़ा उसमें उछाल देखा गया फ्रांस के साथ। इसीलिए हमारे फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं और ये सबसे प्रमुख आधार है हमारे फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन का। ओके, अगले टॉपिक पर चलिए। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। मैंने आपको समझाया था कि उत्तराखंड का यूसीसी बिल है, इसको प्रेसिडेंट के पास से भेजा गया था। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इसमें ऐसे नियम कानून और रूल और रेगुलेशन के ऊपर में कानून बनाए गए राज्य सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इसलिए राष्ट्रपति महोदय से उसको अनुमोदित करवाना आवश्यक था। राज्यपाल ने रिकमेंड किया था और भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति महोदय ने इसको हरी झंडी दे दी है। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल की एक विवेकाधीन शक्ति होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि किस एक्ट को राष्ट्रपति के पास भेजना है या किस एक्ट को नहीं भेजना है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तुलना में विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति जी की तुलना में विवेकाधीन शक्तियाँ, स्वयं के विवेक से फैसला लेने की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। राष्ट्रपति पद के पास में स्वयं के विवेक से फैसला लेने की जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है वो। ठीक है, तो यूसीसी के पास करने के पश्चात उत्तराखंड के गवर्नर ने उसको राष्ट्रपति महोदय के लिए अनुमोदित किया था, भेजा था। राष्ट्रपति महोदया ने उस पर साइन कर दिया, उसको हरी झंडी दे दी है। अब वहाँ पर इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आर्टिकल 201 को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये भी पीटी फैक्ट से संबंधित है। वन नेशन वन पोल पैनल जो है वो आज अपना रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा है। वन नेशन
वन नेशन और वन पोल, इस पर आधारित सवाल जो है वो 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है आपसे, मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है आपसे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित यूपीएससी में ही पूछा जा चुका है और पीटी में अभी तक नहीं पूछा गया, क्योंकि पीटी फैक्ट में इससे है नहीं। क्या अब है, क्या है पीटी के लिए? इसके जो पैनल हैं उनके सदस्यों के नाम, इससे अद्भुत पैनल मैंने तो नहीं देखा है। अद्भुत लोग हैं इसके पैनल में, मैं सबके नाम आपको बताऊंगा। ये रिपोर्ट आज सबमिट किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में भारत के इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ था कि कोई समिति गठित किया जाए। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है, उसके और भी सदस्य कौन कौन हैं उनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए और इस पैनल के सदस्यों से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति गठित किया, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री महोदय हैं वो भी शामिल हैं। और इस समिति ने सभी पार्टियों से, सभी बड़े बड़े यूनियन से, सभी एनजीओ से, बहुत जो बड़े बड़े हैं, और सबसे विचार विमर्श करके सबकी राय लेकर उसके पश्चात अब निर्णय पर पहुंचने जा रही है, अपना रिपोर्ट देने जा रही है। उसके पश्चात अमित शाह जी के अलावा कौन है इसमें? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, और फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद हैं जो पहले कांग्रेस के लीडर थे, अब जम्मू कश्मीर उनकी अलग से पार्टी है। चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह जी वो पहले, इससे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, वो भी शामिल हैं इसमें। लोकसभा फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, सुभाष कश्यप का नाम सुना आपने? इनकी किताब है हमारी संसद, शानदार किताब है, पॉलिटी की बेहतरीन किताब मानी जाती है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, हमारी संसद। देखिए कुछ जो पॉलिटी किताबें हैं ना, जैसे डीडी बसु की आती है भारतीय संविधान, डीडी बसु अंग्रेजी भाषा मुख्य रूप से लिखा गया, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत गंदा है डीडी बसु का, लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित बुक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल बुक है, वो किसी से कॉन्टेक्स्ट लेकर नहीं लिखा गया है। जैसे स्पेक्ट्रम है ना, वो अलग अलग बुक से रेफरेंस लेकर लिखा गया है, जबकि डीडी बसु जी का खुद का लिखा हुआ है। जैसे स्पेक्ट्रम में आपको कहीं पर लिखा दिखेगा कि आचार्य बीएल ग्रोवर के अनुसार ये कहा गया है, तो बीएल ग्रोवर इतिहास की ओरिजिनल बुक मानी जाती है, जैसे बिपिन चंद्रा ओरिजिनल बुक। उसी प्रकार से सुभाष कश्यप जी की जो बुक है हमारी संसद, तो बेहतरीन बुक मानी जाती है। पतली सी पॉलिटी की बुक है लेकिन शानदार है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है वो, क्योंकि काफ़ी सारे सुझाव वगैरह हैं। और ये कौन रहे हैं सुभाष कश्यप जी? ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का नाम सुना ही होगा, ये भी इसमें शामिल हैं। फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, इनके नाम जो है ना, इन सभी मेंबर्स के नाम ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया, उसके एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में एक पूछ लिया गया था इसी प्रकार से, फाइनेंस कमीशन के मेंबर का नाम, बड़ा ही अद्भुत सा नाम पूछा गया था। इसीलिए मैं आपको क्या बोलूँगा कि इनके जो लीडर हैं, नाम हैं, इनके सदस्य हैं, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? पीएम स्वराज, या स्वराज बोला जाता है, SURAJ, स्वराज या स्वराज बोला जाता है पोर्टल। फुल फॉर्म क्या है भाई? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ये पोर्टल है जो मार्जिनाइज सेक्शन है समाज का, उनके लिए, जो गरीब तबके हैं उनके लिए। जो मार्जिनाइज सेक्शन है ना समाज का, जो गरीब तबके हैं, पिछड़े हुए तबके हैं, उनसे अगर कोई इंटरप्रेन्योर वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कोई पूछेगा आज से कि पीएम स्वराज पोर्टल क्या है? देखो भाई, पीसीएस में पोर्टल वोटल से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी के लिए अगर पोर्टल रट रहे हो तो मत रटो, कुछ नहीं पूछेगा, एक सवाल नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम स्वराज कल प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। 720 करोड़ रुपए के करीब में SC ST डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। देखिए दरअसल में है क्या, आचार संहिता इस सप्ताह में लागू हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो उससे पहले धराधर जल्दी प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके लॉन्च कर रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है? तो वंस अपॉन ए टाइम प्रसार भारती हुआ करता था। अब प्रसार भारती को पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इसको ज़िंदा किया जाए फिर से, है ना, अंडरटेकर के जैसे। तो अब देखिए इसका हुआ क्या है, एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है प्रसार भारती, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया प्रसार भारती शब्द, SHABD शब्द।
न्यूज़ शेयरिंग सर्विस होगा, जो शुरुआत में फ्री में न्यूज़ सर्विस दिया जाएगा शेयरिंग का, और बाद में ये पेड हो जाएगा। 1 साल तक ये फ्री में होगा, उसके साथ ये पेड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा पीबी शब्द क्या है, तो प्रसार भारती का न्यूज़ शेयरिंग सर्विस शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रसार भारती किस मंत्रालय के तहत है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि हमारा जो पड़ोसी है चीन, बहुत ही आक्रामक तरीके से विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी पड़ोसियों को धीरे धीरे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। हमें भी चेकमेट करना ही पड़ेगा। देखिए क्या है कि मिलिट्री टीम, चाइनीज़ मिलिट्री टीम विजिट कर रही है किसको, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी जगहों पर विजिट कर रही है। और मालदीव से भारतीय सैनिक वापस आ गए हैं, कल से आना शुरू हो गया उनका। और अब वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री की टीम विजिट कर रही है डिफेंस कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए। तो हमें थोड़ा सा सोच समझकर अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जब कोई देश होता है तो दूसरे देश के साथ मित्रता तो करेंगे ही, लेकिन विदेश नीति की सफलता इस मायने मानी जाती है ना कि आप अपने संबंधों को कितना ज़्यादा रिलेवेंट बनाकर रखते हैं समय के साथ में। क्यों आपके जो बगल से भौगोलिक सीमा लगने वाला पड़ोसी है वो किसी और देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है, आपके साथ नहीं। यही तो विदेश मंत्री और विदेश नीति का काम होता है कि अपने संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करते रहना। तो ये बस एक न्यूज़ के तौर पर था जिसमें मुझे आपको बताना था, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं अगर वो उस देश के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम होगा, और हमारे लिए स्ट्रेटजिक रूप से ये सही नहीं होगा। ओके, अगली न्यूज़ पर चलिए। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, पीटी फैक्ट से संबंधित है, जिसमें INS अग्रे और INS अक्षय, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, तो ये लॉन्च किया गया कोलकाता के गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पर, तो कोलकाता में। और किन के द्वारा लॉन्च किया गया, जो तीनों सेना के चीफ हैं, तीनों सेना के चीफ नहीं, एयर चीफ जो हैं, उनके वाइफ्स के द्वारा, उनकी जो पत्नियां हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो INS अग्रे और INS अक्षय क्या है, तो ये दोनों हाल ही में लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के शिप हैं, जिनको कोलकाता में लॉन्च किया गया है। और दे देगा कि किन के द्वारा लॉन्च किया, प्रधानमंत्री, इन सब लोगों का नाम, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई बड़े नेता नहीं थे, आर्मी मैन और उनके वाइफ्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एयरफोर्स और उनके एयरफोर्स के ऑफिसर, उनकी वाइफ्स के द्वारा। इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, ये आपके लिए पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला न्यूज़ है वो एक सवाल फिक्स मान लीजिए आप, क्योंकि जब जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था तो यूपीएससी के द्वारा उसको पूछा गया था। यूरोपियन यूनियन दुनिया की पहली संस्था बन गई है जिसने AI को लेकर कोई लॉ बनाया है। ठीक है, अब इस लॉ में क्या बोला गया है कि हमने लॉ में 2 चीज़ों का ध्यान में रखा है। पहला ध्यान में रखा है लोगों की प्राइवेसी, और इंसान जो हैं उनके सुरक्षा हो सके, उनके प्राइवेसी का हनन ना हो, उनके लिए AI जो है वो दुष्प्रभावित ना करे उनके प्राइवेसी को या उनके जीवन को। इसको हमने काफ़ी अच्छा खासा ध्यान में रखा है। दूसरा, हमने प्रोग्रेस और ग्रोथ को भी ध्यान में रखा है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को भी ध्यान में रखा है कि टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ हो, साथ ही AI नुकसान ना पहुंचाए सामान्य मानविकी को। यहाँ पर कुछ चीज़ों को बैन भी किया गया है, जैसे सोशल स्कोरिंग सिस्टम और गवर्न जो करते हैं लोगों को उस सिस्टम को, इमोशंस को कैप्चर करने वाले पब्लिक में लगे हुए कैमरेज को और कैमरा जो होते हैं उनको बैन किया गया है, या फेस रिकॉग्निशन वाले जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाले चीज़ें होते AI आधारित, उनको पब्लिक में बैन किया गया है। AI का रूल जो बनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसके तहत। तो यूरोपियन यूनियन ही वो संस्था बनी जिसने AI को लेकर पहली बार इतना डिटेल रूल एंड रेगुलेशन को अपने द्वारा लागू किया है। और यूरोपियन यूनियन यानी कि पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य देश होंगे उन सभी जगहों पर इसको लागू किया जाए। और इस एक्ट में एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो क्या है, तो वो है ह्यूमन सेंट्रिक AI होना चाहिए, इंसान केंद्र बिंदु में होना चाहिए, न कि AI केंद्र बिंदु में होना चाहिए। इंसान और समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, न कि
उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। इस एक्ट के बारे में आपसे मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पीटी में केवल पूछा जाएगा और उसमें आप लिखिएगा इसको, उसमें ही आप इसको याद करके कर दीजिएगा। और तो इसमें कुछ है नहीं। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। एक दिन सप्ताह में आराम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए रोज़। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।